बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है। आपके मुतअद्दिद बार क्वेश्चन आए कि ये 9 मई के मुल्ज़मान का फ़ैसला क्यों नहीं आ रहा, यानी मिलिट्री कोर्ट से फ़ैसला क्यों नहीं आ रहा, इनको सज़ाएं क्यों नहीं दी जा रही, वो और भी चौड़े होते जा रहे हैं, वो और भी चढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उनको सज़ाएं क्यों नहीं हो रही, क्या वजह है? इसकी बहुत ही एक्सक्लूसिव न्यूज़ मेरे पास है, मैं वो आपको दूंगा। जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, व्हील चेयर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, खुराक के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो एमरजेंसी बेसिस पर जो प्रोजेक्ट है वो है जनाब बिस्तरों की तकसीम, वो है छोटे बच्चों में गर्म कपड़ों की तकसीम। क्योंकि मैदानी इलाकों में जिस शिद्दत के साथ नमूनिया फैला हुआ है और जिस शिद्दत के साथ नमूनिया फैला हुआ और बच्चों की अमवात हो रही है, मासूम बच्चों की, वो बहुत ज़्यादा एक एमरजेंसी है। तो ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है। बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि जी बात ये है कि ये 9 मई के मुल्ज़मान को जो बहुत सारे गिरफ़्तार हैं, बाकी कुछ ने गिरफ़्तार होना है, जिनके मुकदमात चल रहे हैं, इलेक्शन ऊपर आ गया है, क्या मसला है, अभी तक इनका फ़ैसला नहीं आ रहा, अभी तक इनको सज़ाएं नहीं मिल रही वगैरह। अब ये कल की बात है कि कराची में पीटीआई के कारकुनान ने हमला किया है पुलिस पर और बोट बेसन के एसएचओ की हड्डियां तोड़ दी हैं, उनकी आंख फोड़ दी है, उनको खूनो खून कर दिया है, खून में लथपथ। वो बेचारा, कल आपने वीडियो देखी, मैं यहाँ नहीं दिखा सकता, लेकिन आप सब ने देख ली कि वो एसएचओ जो है बोट बेसन के, वो उसके बाद गिरफ़्तारियाँ भी हुई। अच्छा, इससे पहले हमने शुरू ही से देखा कि 2014 में किस तरीके से इमरान ख़ान साहब ने उकसाया और किस तरीके से इमरान ख़ान और पैट के कारकुनान ने, दोनों ने मिलकर किस तरह से वो एसएसपी इस्मतुल्लाह जुनेजो उस पर हमला किया। वो सबके सामने आज भी वीडियो मौजूद है, मेरे पास भी वीडियो मौजूद है, मैंने कई मरतबा उस वीडियो का ज़िक्र भी किया, लेकिन अब वो ज़ाहिर डंडे चल रहे हैं। उस एसएसपी इस्मतुल्लाह जुनेजो की हड्डियां तोड़ दी थी और वो कितनी, मतलब वो बहुत सारे दिन वो हॉस्पिटलाइज रहे बेचारे, मतलब उनको इतने डंडे मारे। वो ज़ाहिर है उनको, पुलिस को डंडा चलाने की इजाज़त नहीं थी उस वक़्त हुकूमत से और वज़ारत दाखिला से, तो वो चुप करके डंडे खा रहे थे बेचारे। इसी तरीके से ख़ान साहब ने ऐलान किया कि जी आप हुंडी के ज़रिए पैसा भेजें। ख़ान साहब ने सबके सामने बिल जला दिए। ख़ान साहब का और मौजूदा जो सदर हैं आरिफ अलवी, उनकी एक ऑडियो टेप भी लीक हुई जिसमें एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे कि जी पीटीवी के अंदर लोग घुस गए हैं। उन्होंने पार्लिमान पर हमला किया और तब भी जो है ना उनका किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा। उन्होंने पुलिस की कस्टडी से जाके थानों पर हमला करके, चौकियों पर हमला, ये रावल चौक पर वो चौकी थी पुलिस की, उस पर हमला कर दिया, अपने कारकुनान को छुड़ा के ले गए। वो मेरे टाइगरों, इनको फेंटा लगा दो। इमरान ख़ान साहब ने कहा था कि ताहिर आलम उस वक़्त आईजी पंजाब थे, उन्होंने कहा जी ताहिर आलम, ये जो अभी जेआईटी के एक जेआईटी में वो मेंबर थे, तो उन्होंने कहा ताहिर आलम, मैं तुझे अपने हाथों से फांसी दूंगा। अगर किसी पुलिस वाले ने मेरे टाइगर को कुछ कहा तो मैं आके उसकी ऐसी की तैसी कर दूंगा। ये जैसे एक डाकू किसी को धमकी दे रहा होता है, इसी तरीके से। और उसके पीछे आपको पता है वो बड़े डाकू थे, और वो बड़े डाकू कौन थे, वो किसी को उसमें किसी किस्म की कोई कबाहत या किसी किस्म का, वो उनका नाम जनरल फैज़ था, उनका नाम साकिब नासूर था, उनका नाम बहुत सारा, मतलब आप जो समझ लें कि बाकी वो एक्स DGISI थे, ज़हीरुल इस्लाम, जनरल शुजा पाशा, तो वो इससे भी बड़े डाकू थे और वो फिर जो है ना उनके पीछे थे। इस वजह से वो बिल्कुल इनको कोई फुल स्टॉप नहीं लगा रहा था, जो मर्ज़ी इनका ऊधम मचा दें। वापसी पे आते वो जियो में वट्टे शट्टे मारते, पत्थर मारते, उनके सारे शीशे तो टूटते। मैंने एक जियो के बंदे से, ज़िम्मेदार से पूछा कि जी आप ये काफ़ी अरसा है
تو یہ کم از کم آپ اپنے شیشے تو ٹھیک کروا لیں۔ انہوں نے کہا جی نقوی صاحب ہم شیشے اس وقت ٹھیک کروائیں گے کہ جب ان کا دھرنا ختم ہوگا۔ اور وہ آپ نے دیکھا پورا تقریباً 2-3 مہینے وہ شیشے ٹوٹے رہے، اور جب وہ دھرنے سے واپسی پر آتے تو وہ جیو میں وٹے مارتے۔ اور ایک مرتبہ تو ہمیں یاد ہے کہ حامد میر صاحب پروگرام کر رہے تھے، جو آج کل ان کے بہت بڑے وکیل بنے ہوئے ہیں، تو انہوں نے ایک پتھر مارا اور وہ حامد میر صاحب کو لگنے ہی والا تھا، انہوں نے محسوس کر لیا کیونکہ پہلے شیشہ ٹوٹا اور حامد میر صاحب یوں جھکے، پروگرام کے دوران وہ پتھر اوپر سے گزر گیا۔ تو یہ ان کی بدمعاشیاں تھیں جن کو کسی نے بھی نہیں روکا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی روکنا چاہا کسی نے تو پھر وہاں سے ثاقب ناصور سے ادھر ادھر سے دھمکی آ جاتی۔ وہ ان کی پوری سپورٹ کر رہے تھے۔ اگر کسی نے جب عصمت اللہ SSP عصمت اللہ جنیجو کی ہڈیاں ٹوٹی تھیں، اگر کسی نے اس وقت پکڑا ہوتا، جب پولیس کی چوکیوں پر حملہ ہوا، اگر کسی نے اس وقت پکڑا ہوتا تو پھر ایسا نہ ہوتا۔ کل بورڈ بیسن کے SHO کو خون و خون یہ نہ کرتے، یہ خون میں لت پت وہ نہ ہوتے۔ ان کی آنکھ پھوڑ دی، ان کا یہاں سے ہونٹ بالکل چیر کے رکھ دیا، زخمی کر دیا، ٹیڑھا ہو گیا ان کے بیچارے کا۔ آپ وہ دیکھیں تو ان کی تصویریں آئی ہیں، ان کی ویڈیوز آئی ہیں، ان کا بالکل وہ پورے چہرے کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ تو یہ ایک دہشت گرد کارروائی ہے، یہ ایک سیاسی دہشت گرد ہیں۔ یہ کوئی ووٹ والے تو ہیں نہیں، یہ یا تو نوٹ والے ہیں یا ڈنڈے والے ہیں یا بندوق والے ہیں، یا اس کی بنیاد پہ ہمیشہ انہوں نے سیاست کی۔ یہ ڈنڈوں پہ کیلیں لگا کے آتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ آئے تو بھی ہم نے سب نے دیکھا، پورے میڈیا نے دیکھا کہ یہ ڈنڈوں پر کیلیں لگا کے آئے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت 2014 میں انہوں نے SSP عصمت اللہ کی ہڈیاں توڑ دیں، پھر اس کے بعد 2018 آیا، اس کے بیچ میں بھی بدمعاشیاں کرتے رہے۔ 2018 آیا، 2018 میں انہوں نے کیا کیا، پھر اس کے بعد 2023 آیا جب 22 میں عدم اعتماد کے ذریعے ہٹے، تو پھر 2023 میں انہوں نے 9/22 کر دیا، اور 9/22 میں کیا ہوا، انہوں نے کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگا دی، انہوں نے GHQ پر حملہ کیا، انہوں نے توڑ پھوڑ کی، شہداء کی یادگاروں کو توڑ دیا، انہوں نے جناب ISI کے عمارتوں پر حملہ کیا، انہوں نے ایٹ اے ٹائم کو 200 سرکاری ریاستی عمارتوں پر حملہ کیا، انہوں نے پتہ نہیں کہاں کہاں یہ گھسے، اور پھر اس کے بعد یہ گرفتار بھی ہوئے، لیکن اب تک ان کا فیصلہ نہیں آ رہا۔ کل یہ بورڈ بیسن کے SHO کو انہوں نے لت پت کر دیا خون میں۔ تو اب لوگ کوشچن کر رہے تھے بھئی یار یہ کیا معاملہ ہے، ان کا اب فیصلہ کیوں نہیں آ رہا۔ میں نے بھی ظاہر ہے جب ان کا فیصلہ نہیں آ رہا تھا تو پھر میں نے بھی پوچھ گچھ کی، میں نے کچھ سیاسیوں سے بھی پوچھ گچھ کی، میں نے غیر سیاسیوں سے بھی پوچھ گچھ کی، میں نے ایک انویسٹیگیشن ہوتی ہے نا، صحافی کا کام ہوتا ہے کہ وہ انویسٹیگیٹ کرے بھئی یار آخر کیا معاملہ ہے۔ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کیا ابھی تک بھی یہ لاڈلے ہیں، لوگ سوال اٹھا رہے ہیں ابھی تک بھی ان کے سہولت کار موجود ہیں۔ عدلیہ میں بھی ہم نے دیکھا کہ بہت ساری ان کی سہولت کاری ہے ابھی تک بھی، اور بھی کہیں جگہوں پہ ہوگی، لیکن معاملہ یہ ہے مجھے بتایا گیا، اور یہ بات واقعی ایک کنونسنگ بات تھی۔ انہوں نے یہ جواب دیا، بہت سارے کارنر سے مجھے جواب ملا کہ بھائی بات یہ ہے کہ فیصلہ تو ان کا آئے گا، اور فیصلہ ضرور آئے گا، اور فیصلہ تیار بھی ہے، اور آخری مراحل میں ہے کیس، لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر کچھ جوڈیشل اصلاحات کرنی ہے، یہاں پہ کچھ قانون سازی درکار ہے، اور وہ قانون سازی نئی اسمبلی آ کے کرے گی۔ اور وہ قانون سازی اگر ایسا، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ عمران خان صاحب ذوالفقار علی بھٹو کو ایک بندے کے قتل میں جھوٹے الزام میں ایک کی گواہی آئی، اور اس کے بعد وہ ابیٹمنٹ کا کیس، وہ جس کو جوڈیشل مرڈر کہا جاتا ہے، ابھی ان کا مقدمہ دوبارہ چل رہا ہے، اور وہ ججز کے ریمارکس سے لگ رہا ہے کہ وہ ایک جھوٹا مقدمہ تھا۔ جس طریقے سے پاکستان کے پہلے الیکٹڈ آئینی وزیر اعظم کو جس طریقے سے یہ جھوٹ کی بھینٹ چڑھایا گیا، اور جس طرح سے ان کے ساتھ انتقامی کارروائی ہوئی، تو وہ آپ خود بتائیں یہ ابیٹمنٹ۔ اور اب تو عمران خان کے سارے ساتھی جتنے بھی ہیں، چاہے وہ فیصل ووڈا ہوں، چاہے وہ عثمان ڈار ہوں،
चाहे वो सदाकत अब्बासी हों, चाहे पता नहीं और हो, किन किन का नाम लो, सारे आए तो उन्होंने कहा जी ये जो 9 मई का मास्टर माइंड है ये इमरान खान है। तो फिर भी उसके बावजूद भी ये क्यों नहीं हो रहा? कुछ वो उस वक़्त आपको पता है डिक्टेटरशिप थी, मार्शल लॉ था, कुछ ऐसे लैकुनाज हैं, कुछ ऐसी कानूनी रुकावटें हैं जो नई असम्बली आके पहला काम करेगी। और आपने नून लीग का मंशूर भी देखा होगा, उस मंशूर में वाज़े है कि हम अदालती इस्लाहात करेंगे, हम ये कानून साजियाँ करेंगे, ये सब कुछ उसमें लिखा हुआ है, आपने देखा। और वो आते ही उन्होंने पहला काम यही करना है उस असम्बली ने कि जनाब वो जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कानून साजी है, ताकि कोई भी उठ के इस तरीके से फिर ज़मानत न दे सके। फिर यहाँ से जब सज़ाएँ इनको होनी हैं तो फिर उन सज़ाओं की अपील हाई कोर्ट्स में भी होनी है और सुप्रीम कोर्ट्स में भी होनी है। मकसद कहने का ये है कि डार्ट्स आपने खुद मिलाने हैं, पक्का मक्कू ठपने का प्रोग्राम है, ताकि ऐसा ना हो कि जनाब जुडिशल सिस्टम और ये जो लॉज हैं इनमें इतने फ्लॉज हैं कि ये इतने लैकुनाज हैं, इतनी गड़बड़ है, इतने इसमें कमी बेशियाँ हैं कि इन लॉज में, इन कवानीन में, कि फिर ये बाहर आ जाते हैं। तो इस वजह से एक ऐसी कानून साजी का इंतज़ार है कि जैसे इनको सज़ा मिलती है वो कानून साजी पहले हो चुकी हो, वो चाहे वो कानून साजी और फिर उसके बाद आप उस कानून साजी को देखिएगा, ये मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ, वो कानून साजी ऐसी होगी। और आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट की कानून साजी का एहतराम करने का पहले ही ऐलान कर चुकी है और वो पहले ही उनके हक़ कानून साजी के हक़ को मान चुकी है, तस्लीम कर चुकी है केसेस में। तो अब वो वाली सुप्रीम कोर्ट नहीं है, अब वो कानून साजी होगी ताकि किसी किस्म की अदलिया पर भी उंगलियां ना उठें और कुछ ना हो, इधर से सज़ाएं मिलें तो ये दूसरे दिन हाई कोर्ट से या दूसरे महीने या दूसरे हफ्ते बाहर ना आ जाएं। ये है वो असल वजह जिसकी वजह से इनके केसेस का फ़ैसला अभी फौरी तौर पे नहीं आ रहा, या अगर आएगा भी सही तो फिर पहली ये असम्बली होगी जो कानून साजी करेगी और उसके बाद वो बरकरार रहेगा। कोई नहीं भूला, ये किसी की भूल हो सकती है कि कोई भूल जाएगा, और ये किसी की भूल हो सकती है कि ये इन्होंने रियासती इदारों पर हमला किया है। अब कल भी इमरान खान साहब ने रैलियों का कहा, कोई नहीं निकला पूरे मुल्क से कोई नहीं निकला, कोई इक्का दुक्का कहीं पे निकले हैं, उनको भी वो आपको पता है जिस तरीके से वो तितर बितर हुए हैं। ख़ान साहब का जनाब वो जो बहनें हैं अलीमा ख़ान साहबा, वो जाती हैं मुलाकात पे, वो बाहर आई तो उन्होंने कहा कि हमारे भाई का ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो गया है। मतलब ये एक ऐसी बात है, ये क्यों की उन्होंने बात, मतलब पहले भी कोई खान साहब नासा के साइंसदान तो नहीं थे, लेकिन ज़हनी तवाज़ुन उन्होंने कहा कि ख़राब हो गई है। पहले भी वो जर्मनी और जापान की सरहदें मिलाते थे, पहले भी वो जब शब बारात गुजर जाती थी तो उस वक़्त वो पहले भी वो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कह के झूठ बोलते थे, पहले भी वो इकबाल का किसी और का शेर इकबाल के मत्थे उन्होंने मार दिया, इसी तरीके से वो रविंद्र नाथ टैगोर का उन्होंने कॉल जो है ना खलील जिब्रान के मत्थे मार दिया। तो पहले भी को वो साइंसदान या पहले भी कोई इस तरह के आलिम फाजिल कोई नहीं थे, वो पहले भी जो है ना वहाँ, तो अब को उनका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया है और वो कहते हैं जनाब वो छत की तरफ देखते हैं, कैमरों की तरफ देखते हैं और यूँ हाथ करके कहते हैं, आसिम मुनीर साहब के ख़िलाफ़ बातें करते हैं जैसे कैमरे के उस तरफ बैठ के आसिम मुनीर उनको देख रहे हों। बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग और ज़राए बता रहे हैं। तो अब वो कहते हैं कि जनाब अलीमा बाजी साहबा ने ये भी कहा है कि ये इमरान खान को फांसी पर चढ़ाना चाहते हैं, सज़ाए मौत दिलवाना चाहते हैं। आप इतवार को निकले, निकला फिर भी कोई नहीं है। मैं आपको बता दूं जो पहले निकले थे उनका हशर देख के वो किस तरीके से ये बाहर से बैठ के ऐसे पोस्टिंग करने, और अब जिहाद का दर्स दे रहा है जनाब शहबाज गिल जो वहाँ अमेरिका में बैठा है, जिहाद का दर्स दे रहा है साबिर शाकिर, जिहाद का दर्स दे रहा है मुईद पीरज़ादा, जिहाद का दर्स वो दे रहे हैं जो खुद दुम दबा के भाग गए हैं। वो उनको कहते हैं यूथियों को, और वैसे भी उनको पता है यूथियों का ईमान बाला तो खाली है, लेकिन अपनी स्किन सेव करने के लिए हर किसी को एक जानवर को भी उसका एहसास होता है। अब बात इतनी सी है कि वो जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो अभी से कभी किसी जमात
और किसी कैंडिडेट के हक़ में बैठ रहे हैं, कभी किसी से। ये बहुत शिद्दत के साथ एहसास है इमरान खान साहब को, बाकियों को भी, ये जो आज़ाद हैं अगर जो जीत भी गए, ये भी इन्होंने इधर उधर तितर बितर हो जाना है, इन्होंने हमारे साथ कौन से खड़े रहना है। और ये इस वजह से वो यूथियों में भी एक बहुत ही एक एहसास कमतरी है, एक सेंस ऑफ डेप्रीवेशन है, इनसिक्योरिटी है, इस उनको ख़दशा है कि भाई इन आज़ादों को कैसे वोट दें, ये तो फिर हमारे वोट लेके इधर उधर वोट इनको पीटीआई दे और फिर ये इधर, अभी से वो बैठ रहे हैं दूसरों के हक़ में, तो अभी से वो तो खिसक जाएंगे इधर उधर। तो इन आज़ादों को, तो ये एक एहसास भी है जो खाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर अभी ख़त्म हो चुकी है। तहरीक इंसाफ नामी की पार्टी कानून में, आइन में, किताब में कहीं पर भी मौजूद नहीं है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।